हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत। आप देखना शुरू कर चुके हैं अनंत बायोलॉजी क्लासेस। ये वीडियो में हम उस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो आप थंबनेल पर देख के आए हैं। दैट मीन्स क्लास 11th का चैप्टर 14 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक टॉपिक है मैकेनिज्म्स ऑफ रेस्पिरेशंस। दैट मीन्स कह सकते हैं सर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये टॉपिक है मेरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग। ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। देखो यहाँ पर ये सवाल की गई सर कि ये ब्रीथिंग किस मैकेनिज्म पे काम करती है। दैट मीन्स जरा सा सोचो, हम आपको पहले बताए थे कि ब्रीथिंग जो होता है सो इसमें दो प्रकार का मूवमेंट होती है। ब्रीथिंग में कितने प्रकार के मूवमेंट है सर? दो प्रकार के मूवमेंट है। पहला जो मूवमेंट इसमें है आपका, वो है आपका इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। पॉइंट को नोट कीजिएगा। हम पहले आपको बता रखे थे कि ब्रीथिंग में दो टाइप का मूवमेंट है, इंस्पायरेशन और दूसरा मूवमेंट को क्या बोलते थे हम? एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब हवा को अंदर लेना, इनहेल करना, और एक्सपायरेशन का मतलब एक्सहेल करना। थोड़ा सा जरा फोकस कीजिए कि इंस्पायरेशन के दौरान जरा हम सोचते भी नहीं है, नॉर्मल अभी बोल रहे हैं हम और इंस्पायरेशन हो रहा है और एक्सपायरेशन से हो रहा है। किस मैकेनिज्म पे हो रही है? ये अजीब वाला बात नहीं है कि मतलब हवा अंदर भी चल जा रही है, बाहर भी आ जा रही है। एक साइकिल के ट्यूब में हवा को भरने के लिए हमको इतना एनर्जी लगाना पड़ता है कि पाइप से भरना पड़ता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक हवा अंदर भी चल जा रही है, बाहर भी चल जा रही है। गजब की क्रिया है ना। तो इसको आज समझते हैं कि कैसे अंदर चल जाती है, कैसे हवा फिर एक्सहेल आउट हो जाती है। ध्यान देना, इस टॉपिक को समझने के लिए हम थोड़ा सा फिजिक्स का हेल्प लेंगे। फिजिक्स का हेल्प लेने कहने का मतलब है कि एक दो टर्म जो है सो हम आपको फिजिक्स से बताएंगे, तो उसको आप समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही आप समझ जाइएगा। तो उनमें से सबसे पहला जो टर्म है आपका वो है, फिजिक्स बोलो या केमिस्ट्री बोलो, लेकिन एक दो टर्म है जो इससे थोड़ा हटके है और उसको पहले आपको समझना है। सबसे पहले बात किया जाए कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रता सर, कि जिसे मान लीजिए कि कोई भी गैसेस है कितना मात्रा में है, सीधा सी बात है, उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। और दूसरा जो हमको समझना है वो है प्रेशर। क्या सर? प्रेशर। कंसंट्रेशन, प्रेशर। सर प्रेशर क्या होती है कि मान लीजिए किसी भी पात्र में या तो किसी भी वेसल्स में कोई भी चीज़ अगर रख रहे हैं, कोई भी गैस रख रहे हैं, तो वो कुछ प्रेशर लगाएंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए किसी बैलून में आप एयर भर रहे हैं तो जो प्रेशर लगा रहे हैं ये वाला प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और कंसंट्रेशन की बैलून में कितना आप मात्रा में हवा भर रहे हैं उसको कंसंट्रेशन कहा जाता है, उस एयर की कंसंट्रेशन कहा जाता है कि कितना मात्रा में। तो दो टर्म समझ गए आप। और तीसरा आप समझिएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है सर घनत्व की कितना मात्रा में है, सर कितना एरिया में है वो वॉल्यूम, कितना क्षेत्र में फैला हुआ है। ये तीनों को ध्यान से समझिएगा। इस तीनों में कुछ रिलेशन होता है, उस रिलेशन को पहले आप ध्यान से समझिएगा, तब ये टॉपिक समझ पाइएगा। इसलिए पूरा आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। सबसे पहले बात करें सर, ये तीनों में रिलेशन ये है कि कंसंट्रेशन जो होता है ना सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। कंसंट्रेशन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर का। कहने का मतलब ये हुआ कि आप कंसंट्रेशन को बढ़ाइएगा, कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज कीजिएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। ठीक, आगे देखना। हम बोल रहे हैं सर प्रेशर जो होती है सो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। मतलब ये हुआ कि आप जब वॉल्यूम को घटाइएगा ना तो उस समय प्रेशर बढ़ेगा, और आप अगर वॉल्यूम को बढ़ाइएगा तो प्रेशर घटेगी। अगर ये तीनों टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको बढ़िया से थोड़ा सा समझाते हैं हम। मेरा कहने का मतलब था कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वॉल्यूम। ये तीनों बात को हम यहाँ पर प्रूव करते हैं आपके सामने। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए तीनों बात को प्रूव करना है हमको, तो हम दो बैलून ले रहे हैं। एक का हम बैलून का नाम दे रहे हैं ए और दूसरा बैलून का नाम दे रहे हैं बी। अभी ध्यान दीजिएगा, दोनों बैलून जो है, दोनों बैलून का कंडीशन ये है सर कि वॉल्यूम बराबर है। दोनों बैलून का वॉल्यूम क्या है आपका? इक्वल है। और सिंपल सी बात है, दोनों वॉल्यूम का इक्वल है। एक वॉल्यूम में हम दे रहे हैं 500 ml एयर भर रहे हैं और एक वॉल्यूम में हम 300 ml एयर भर रहे हैं। आप ही लोग हमको बताइए सर किस में ज़्यादा प्रेशर होगा? 500 ml में ज़्यादा प्रेशर होगा कि 300 ml में ज़्यादा प्रेशर होगा? इसमें ज़्यादा हवा भर दी है, इसमें कम हवा भर दी है, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली सर ए वाला में ज़्यादा होगा। क्यों सर? क्योंकि सर वॉल्यूम अभी बराबर रखे हैं हम, लेकिन इसमें ज़्यादा हवा है इसलिए इसमें ज़्यादा प्रेशर है।
तो हम एक बात पहले प्रूव कर दिए कि अब कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा तो प्रेशर बढ़ेगा। आप इसमें देखो कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो प्रेशर बढ़ गया, कंसंट्रेशन कम है तो प्रेशर कम है। प्रूफ ठीक है। दूसरा कंडीशन चेंज करते हैं। कंडीशन ये चेंज करते हैं सर कि हम वॉल्यूम को अब घटा बढ़ा देते हैं और एयर का जो कंसंट्रेशन है उसको इक्वल कर देते हैं। मतलब हमको करना ये है सर कि ये वाला जो वॉल्यूम है, आप जो बैलून ये ले रहे हैं उसको छोटा कर दे रहे हैं। वॉल्यूम ए को क्या कर दिया है, बैलून ए को छोटा कर दिया, मतलब छोटा कर दिया, सिंपल सी बात है। वॉल्यूम ए छोटा है, मतलब ए कंपेरिजन में छोटा है, और दोनों में एयर भर रहे हैं इक्वल है, मतलब 300 ml। और आप लोग अब सिंपल बताइए कि किस में प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ऑफकोर्स जवाब होगा सर ए नंबर। ए नंबर में जो होगा सो आपका वॉल्यूम क्या होगी, कम है, और बी में वॉल्यूम ज़्यादा है। दैट मीन्स ए में प्रेशर आपका ज़्यादा होगा और बी में प्रेशर क्या होगी, कम होगी। चलिए दूसरा बात देखो प्रूव करके। मतलब हम बोल रहे हैं सर कि आप वॉल्यूम को देखिए यहाँ बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिक प्रेशर नीचे हो रहा है ना। वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर ऑटोमेटिक नीचे हो रहा है। देखो वॉल्यूम अगर बढ़ा रहे थे तो प्रेशर नीचे हो रहा था, और यहाँ पर आप वॉल्यूम घटा रहे हैं तो प्रेशर ऑटोमेटिक ज़्यादा हो रहा है। आई थिंक ये आपको बात समझ में आया होगा। ठीक है, अगला टर्म समझिएगा। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए अगला कुछ हम देखते हैं तीनों में। ये तीनों में एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा इसको डिफ्यूजन को समझिएगा। एक वर्ड है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है ना सर कि कोई भी चीज़ जो होता है हाई, कोई भी गैसेस जो होती है, कोई भी गैसेस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की मूव करती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर इस रूम में पूरा धुआं भर दें, हम पूरा धुआं भर दें और गेट को हम क्लोज कर दें, पूरा धुआं भरें, और अचानक से अगर गेट को खोलेंगे तो डेफिनेटली है कि वो धुआं बाहर जाएगी, ऑटोमेटिक बाहर जाएगी। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ सर? जो धुआं वाला जो गैस था ना, तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा था, तो जैसे गेट खोलें तो बाहर धुआं की कंसंट्रेशन कम थी तो ऑटोमेटिक सब बाहर जाएगी। तब तक बाहर जाएगी जब तक दोनों में बैलेंस नहीं होगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। लेकिन गैसेस क्या करती है कि कंसंट्रेशन से तो आगे जाती ही है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता ही है, लेकिन सर हाई प्रेशर से सर ऑटोमेटिक आप कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो हम सीधा बोलो ना कि हाई प्रेशर है मान लीजिए कहीं पर, और गैस जो है सो हाई प्रेशर से किधर मूव करती है, लो प्रेशर की ओर। दैट्स मीन्स कि गैसेस जो है सो मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो आई थिंक अब ये दोनों कंसेप्ट को ध्यान से देखना। ठीक है, हम ये वाला बात को भी यहाँ प्रूव करते हैं। हम बोल रहे हैं सर कि अंदर में इसका प्रेशर ज़्यादा है, मान लीजिए 300 ml हवा भर दिए, मतलब अंदर में प्रेशर ज़्यादा है, और बाहर भी तो कुछ प्रेशर है। बैलून के बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बैलून के बाहर कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि बैलून के बाहर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये बैलून में जो अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा है और एटमॉस्फेरिक थोड़ा कम है, तो जैसे बैलून को खोलिएगा ना तो हवा बाहर जाएगा, ऑटोमेटिक जा रहा है कि नहीं? तो ये भी बात तो प्रूफ हो जाएगा। मतलब हाई प्रेशर था अंदर में तो हवा किधर चल जाएगी, लो प्रेशर की ओर, तो बाहर जा रही है। तो ये बात आपको समझ में आया? अगर ये तीनों बात समझ में आया है तो इसको साइड में अगर नोट डाउन कहीं करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब आते हैं हम टॉपिक पे। ठीक है, अब टॉपिक पे ध्यान से देखना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये बैलून वाला बात क्यों हम समझाएं। ठीक है, हम तो बताने आए थे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, लेकिन हम ये समझा रहे हैं भी प्रेशर वगैरह। तो जब तक ये नहीं समझेंगे ना तो यहाँ आप जरा सा भी समझ नहीं पाएंगे। हम बोले सर कि ये ब्रीथिंग में जो होती है इसे दो प्रकार का मूवमेंट होती है। पहला जो मूवमेंट्स है वो इंस्पायरेशन है, दूसरा क्या है, एक्सपायरेशन है। ध्यान देना, यहाँ पर हम थ्योरी नहीं लिखेंगे। थ्योरी अगर आपको चाहिए तो मेरा ऑफलाइन जो बैचेज चलते हैं उसमें कोई भी स्टूडेंट से लिख लीजिएगा। ठीक है, हम जो बात यहाँ बोल रहे हैं ना अक्खा वहाँ वही लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। मतलब जो हम यहाँ बोलेंगे वो लिखा है। हाँ, हम सब एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे कैसे हो रहा है, सो क्या क्या लिखें ये भी एक्सप्लेन कर देंगे आपको। सारे मैकेनिज्म को हम यहाँ बता देंगे, लेकिन थ्योरी लिख पाएंगे इतना इतना थोड़ी लिख पाएंगे। हम वहाँ जब ऑफलाइन बैचेज में पूरा लिख देते हैं एक करके। अगर नोट्स चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम क्या करेंगे ना PDF में उसको डाल देंगे। ठीक, चलिए ठीक है। हम यहाँ मैकेनिज्म समझिएगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में सबसे पहला जो मैकेनिज्म्स है वो हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन कहने का मतलब है सर कि हवा कैसे अंदर चल जाती है, बड़ा ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ध्यान देना, हम इसके लिए लंग्स बनाते हैं। जैसे हम एक लंग्स बनाएं, अब बोलेंगे सर ये लंग्स बनाने का कौन तरीका है आपका, ऐसा तो लंग्स कभी नहीं देखें, तो बिल्कुल अभी दिखाएंगे हम आपको प्रूव करके कि कैसा ये लंग्स है। सो रुकना थोड़ा सा,
ध्यान देना है फिगर को समझने के लिए। देखिए ये क्या है ना कि जैसे मान लीजिए अगर जैसे मेरा ये बॉडी पोर्शन है, अगर इस तरह से ऐसा अगर काटा जाए, ऐसा काटा जाए, और अगर इस साइड से अगर पिक्चर फोटो लिया जाए तो ऐसे दिखेगा। कैसे दिखना, ये जो सामने वाला है कटा हुआ रिब्स दिखेगा, ये कटा हुआ रिब्स दिखेगा, अरे जो पीछे वाला जो मेरा दिख रहा है वर्टेब्रल कॉलम, ये कटा हुआ दिखेगा, और ये पोर्शन दिखेगा मेरा लंग्स का। आई थिंक समझ में आएगा आपको कि कैसे लंग्स है सो। अब ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं सो, कि लंग्स में अगर देखा जाए तो ये वाला डायफ्राम है, और ये वाला क्या आपको दिख रहा है, रिब्स है, और ये वर्टेब्रल कॉलम है। टारगेट मेरा ये है सर कि बाहर वाले जो हवा है इसको अंदर लेना है। अभी इसको अंदर लेने के लिए हम सिंपल सी बात ये बोलते हैं कि इस हवा को अंदर लेना है तो करना क्या पड़ेगा। इससे पहले समझिए कि अंदर में सर, अंदर में भी हवा कुछ होती है ऑटोमेटिक सर, अंदर में कुछ हवा है, और अंदर की जो हवा है इसको बोलते हैं, इसका कुछ प्रेशर होगी। अंदर में जब हवा कुछ है तो इसका कुछ प्रेशर होगी, तो अंदर वाले हवा का जो प्रेशर है इसको बोलते हैं पुलमनरी प्रेशर। समझिएगा सर, हमारे लंग्स के अंदर कुछ एयर्स होती है, ये हम बताए थे जब हम रेसिडुअल वॉल्यूम वगैरह बताए थे कि अंदर में भी कुछ हवा होती है और उसका कुछ प्रेशर्स होती है, तो उसको बोलते हैं पुलमनरी प्रेशर। और बाहर जो है इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर के हवा का जो प्रेशर उसको क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर वाले हवा का प्रेशर के क्या बोलेंगे हम, पुलमनरी प्रेशर। टारगेट मेरा ये है सर कि अंदर बाहर वाले हवा को अंदर ले जाना, मेरा टारगेट यही है, क्योंकि इंस्पायरेशन की बात कर रहे हैं। टारगेट ये है कि बाहर वाले हवा को अंदर ले जाना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप आ जाइए यहाँ पर, ध्यान देना। हम बोल रहे थे कि सर प्रेशर जिधर ज़्यादा रहेगा, प्रेशर ज़्यादा से कम की ओर मूव करती है। गैसेस क्या करती है कि प्रेशर ज़्यादा से किधर की ओर मूव करती है, कम की ओर। तब थोड़ा सोचना, अगर एक दिमाग लगाओ कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ज़्यादा कर दिया जाए और पल्मोनरी प्रेशर को कम कर दिया जाए तो हवा ऑटोमेटिक अंदर नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक जाएगा। सर ये वाला प्रेशर को बढ़ा दीजिएगा, ये कम है तो ऑटोमेटिक अंदर चल जाएगा ना। लेकिन समझना, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बाहर वाले प्रेशर को ना आपको कोई औकात नहीं है कि इसको छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये जैसा है नॉर्मल है। हाँ, लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं, आप पुलमनरी प्रेशर को घटा सकते हैं, ये मेरे बस की बात है। लेकिन ये वाला मेरी बस की बात नहीं है। हम क्या करेंगे, पुलमनरी प्रेशर को घटा सकते हैं। कितना घटा सकते हैं, तो इससे कम कर देना पड़ेगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपको कम कर देना पड़ेगा, क्या, पुलमनरी प्रेशर को। ये टारगेट है मेरा, कम करने के लिए। अच्छा सिंपल सी बात बताओ कि हमको प्रेशर को कम करना है, प्रेशर को क्या करना है, कम, तो हमको वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये वॉल्यूम को हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं थ्रोकिक वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को क्या कहा जाता है, थ्रोकिक वॉल्यूम, ठीक है। इस वॉल्यूम को बोलते हैं थ्रोकिक वॉल्यूम। मतलब सीधा सी बात बोलो कि इस थ्रोकिक वॉल्यूम को अगर बढ़ा दें हम तो ऑटोमेटिक ये पल्मोनरी प्रेशर घट जाएगा। थ्रोकिक वॉल्यूम को बढ़ा दें तो पल्मोनरी प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि सर वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर। वॉल्यूम जो होता है सो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर को, मतलब इसको बढ़ाइएगा तो ऑटोमेटिक घटेगा ही। अब सुनो, इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो समझना, ये जो डायफ्राम दिख रहा है ना, ये डायफ्राम को हमको नीचे लेके जाना पड़ेगा, ये हल्का नीचे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डायफ्राम नीचे हो रहा है, और डायफ्राम जो नीचे हो रहा है मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पर एक तो यहाँ से बढ़ सकता है, दूसरा एक तरीका और बढ़ाने का, ये रिब्स को ऊपर ले जाएं सामने। ये जो रिब्स है आपका, ये सीधा क्या कर देते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो रिब्स के साथ साथ एक चीज़ और जाएगा, दोनों रिब्स को जो जोड़ता है, जैसे एक रिब्स इधर से आया, एक रिब्स इधर से आया, और बीच में जो जोड़ता है इसको अस्टेरनम बोलते हैं। अस्टेरनम, बीच वाला जो कार्टिलेजियस कह सकते हैं बोन है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अस्टेरनम। तो यहाँ दोनों बातें लिखते हैं कि रिब्स एंड अस्टेरनम राइज, मतलब राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, क्या बोल रहे हैं सो, डायफ्राम नीचे जा रही है। अच्छा, डायफ्राम के साथ साथ में एक चीज़ और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वो क्या पता है, डायफ्राम के साथ इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल, ये वाला जो मसल्स दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। तो डायफ्राम नीचे जाते हैं तो साथ साथ यह नीचे जाता है। तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल नीचे जा रहा है और साथ साथ में ऊपर जा रहा है, ये नीचे और ये ऊपर। तो ये मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब थ्रोकिक वॉल्यूम बढ़ रहा है। और थ्रोकिक वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा तैसे पुलमोनरी प्रेशर कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। कितना कम होगा, तो सिर्फ इतना कम होगा सर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए इतना। और जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, फटाक से हवा अंदर चल जाएगी। समझ में आया कुछ। और इस तरह से आपका मैकेनिज्म कंप्लीट होती है, क्या, मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन, ठीक है। अच्छा, इस मैकेनिज्म में कौन कौन सा इवेंट हुआ, जरा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए हम थोड़ा सा इधर मिटाते हैं, आप ही लोग बताते जाइएगा कि कौन कौन सा इवेंट यहाँ पर हो रही है। तो सबसे पहला इवेंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स इस मैकेनिज्म में हो रहा है। हम यहाँ इवेंट्स लिखते हैं,
सबसे पहला इवेंट क्या हो रही है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ लिखते हैं पहला इवेंट्स में डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, ये दोनों क्या हो रही है, यहाँ आप यहाँ टेस्ट देंगे है ना, और लिखेंगे ये सर ये बोले कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्टेड हो रही है, पहला इवेंट। दूसरा इवेंट बताएंगे आप कि सर रिब्स और स्टेर्नम भी ऊपर जा रही है, तो इसको लिखेंगे रिब्स एंड स्टेर्नम, ये दोनों क्या हो रही है, तो ये दोनों राइज कर रही है। अगला इवेंट बता दीजिए हमको। तो सर ये दोनों से बढ़ने से होता क्या है, थोरैकिक वॉल्यूम बढ़ जाती है, तो लिखते हैं थोरैकिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, इंक्रीज। सर ये वाला जो वॉल्यूम होता है ना, इसको थोरैक्स, ये वाला रीजन है थोरैक्स रीजन, तो इसको थोरैकिक वॉल्यूम कहा जाता है। तो ये वाला वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, थोरैकिक वॉल्यूम। तो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। देखो ना आप ऑटोमेटिक इंक्रीज कर रही है। सर ये इंक्रीज करेगी तो ये डिक्रीज करेगी प्रेशर, क्या था ना डिक्रीज करेगी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा कम। तो अगला इवेंट में लिखते हैं कि पुलमनरी प्रेशर जो है ना सर, सो थोड़ा सा कम है, किसके अपेक्षा में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। इतना इवेंट हो रही है, तब जाकर के पांचवा इवेंट में हवा जो है सो इंटर कर रही है, कहाँ पर, इनटू द लंग्स। क्या आपको ये पूरी समझ में आया? आई थिंक आ गया होगा कैसे कैसे आ रही है सो। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। मेरा टारगेट है हवा को अंदर लेना, अंदर लेना टारगेट है। तो अंदर लेने के लिए हमको अंदर का प्रेशर को घटाना पड़ेगा, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। इस प्रेशर को घटाने के लिए हमको थोरैकिक वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, तब जाकर के प्रेशर करेगा। और थोरैकिक वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हमको डायफ्राम को नीचे लेना पड़ेगा और स्टेर्नम को ऊपर लेना पड़ेगा। एक बार आप लोग क्या कीजिए, सांस ले करके देखिए, सांस जब लेंगे ना तो ऑटोमेटिक देखिए ऊपर जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, डायफ्राम भी नीचे जाएगा। लेके देखिए, जैसे देखना ये ऊपर जा रहा है और बाकी नीचे जा रही है। तो ये है पूरा मैकेनिज्म ऑफ व्हाट ब्रीथिंग। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, है ना। अगला आप देखते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशंस। मैकेनिज्म को एक्सपायरेशन समझने के लिए सब कुछ चीज़ें जितने हैं सब कुछ उल्टा कर देते हैं। ये सबको हम मिटा देते हैं और सब एक एक चीज़ें को हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। कैसे उल्टा करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दो। अच्छा, हमको करना है सर एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन मतलब सेकंड नंबर। एक्सपायरेशंस के लिए क्या करना पड़ेगा सर, एक्सपायरेशन के सबसे पहले इस पुलमनरी प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पुलमनरी प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। पुलमनरी प्रेशर को बढ़ाने के लिए इस थोरैकिक वॉल्यूम को, हमको इस थोरैकिक वॉल्यूम जो है सो घटाना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, घटाना। इस थोरैकिक वॉल्यूम को घटाना पड़ेगा। और जब घटाएंगे तभी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ज़्यादा सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तब ये ज़्यादा होगा तब ना बाहर फेंकेगा हवा। अब सुनो, हमको करना क्या, मेन टारगेट हवा बाहर फेंकाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुलमनरी प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। पुलमनरी प्रेशर को बढ़ाने के लिए थोरैकिक वॉल्यूम को घटाना पड़ेगा। और थोरैकिक वॉल्यूम को घटाने के लिए ये जो गया था ना ऊपर रे, अरे उल्टा बोल दे रहे हैं हम, हाँ सही है, हाँ ठीक। थोरैकिक वॉल्यूम को घटाना पड़ेगा। और थोरैकिक वॉल्यूम को घटाने के लिए ये जो नीचे आया था ना डायफ्राम, ये थोड़ा और ऊपर ले जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा। अरे जो ऊपर गया था ना, इसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, नीचे ले आना पड़ेगा। तो एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, देखिएगा। ये सबसे पहले नीचे कर दिए और ये वाला को ऊपर कर दिए। अब देखो क्या हो जा रहा है, ये डायफ्राम जो है सो अपना रिलैक्स्ड हो जा रहा है। पहले जिस पोजीशन पे था डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल, पहले जिस पोजीशन पे था वो पोजीशन पे चल जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे डायफ्राम कॉन्टैक्ट नहीं हो रही है सर, डायफ्राम रिलैक्स्ड हो रही है। क्या हो रही है, रिलैक्स्ड। और मूव कर रही है किधर हो, ऊपर हो। तो ऊपर और मूव करके ऐसा शेप बना रही है। तो इस तरह शेप को बोलते हैं आर्क शेप। तो ऊपर आर्क कर रही है, तो लिखते हैं आर्क्ड अपवर्ड। ऊपर की ओर क्या कर रही है, मूव कर रही है। अच्छा, ये दोनों क्या हो रही है बताओ, रिब्स और स्टेर्नम ऊपर गया था ना टाइम में, तो नीचे आ रही है। मतलब रिब्स एंड स्टेर्नम रिटर्न हो रही है। कहाँ पर रिटर्न हो रही है, इनटू दियर ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन ऑटोमेटिक हो रहा है ना। अब जब ये नीचे जाएगी सर, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जब नीचे जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या होगी, इसको बताओ सर। ऑटोमेटिक पुलमनरी प्रेशर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि
वॉल्यूम घट रही है, और जैसे ये बढ़ा ना रहे तैसे ये हवा जो अंदर आ रहा था ना बाहर से फटाक से फेंक देगा, फेंकेगा। तो जितना इवेंट है सब इवेंट को एक एक करके वहाँ लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सर डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल, वहाँ जो कॉन्टैक्ट हो रहा होता था तो यहाँ क्या होगी, रिलैक्स्ड हो रही है। क्या हो रही है, रिलैक्स्ड हो रही है। रिब्स और स्टेर्नम क्या वहाँ राइज हो रहा था तो यहाँ पर रिटर्न हो रही है अपना ओरिजिनल पोजीशन पर, रिटर्न इनटू दियर ओरिजिनल पोजीशन। थ्रोकिक वॉल्यूम क्या हो रही है सर, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पुल्मोनरी प्रेशर क्या हो रही है, बढ़ रही है। किससे ज़्यादा हो रही है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जा रही है। और इस तरह से ये मैकेनिज्म है एक्सपायरेशन का। क्या आपको एक्सपायरेशन का भी मैकेनिज्म समझ में आया? आई थिंक एक्सपायरेशन का भी मैकेनिज्म समझ में आया होगा, ठीक इंस्पायरेशन के जैसे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मेरा टारगेट है हवा को बाहर एक्सपेल करना, बाहर एक्सपेल करना। एक्सपेल करने के लिए हमको थ्रोकिक वॉल्यूम डिक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि पुल्मोनरी प्रेशर को बढ़ाना है। समझ आ रहा है ना, पुल्मोनरी प्रेशर बढ़ाना है। पुल्मोनरी प्रेशर तभी बढ़ाएंगे तभी हवा बाहर जाएगा। तो इसको घटा दो क्योंकि ये इनवर्सली होता है। अब घटाने के लिए, इसको घटाने के लिए डायफ्राम जो नीचे आया था उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा और ये भी ओरिजिनल पोजीशन पर लाना पड़ेगा। तो ये था आपका, है ना, और यही था मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग। हम दोनों मूवमेंट आपको बताएं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह का वीडियो अगर चाहिए आपको तो क्या कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है गिरिडीह में, मेट्रोस वैली। मेट्रोस वैली जान रहे होंगे गिरिडीह में आप, मेट्रोस वैली में पावर हाउस चौक के नज़दीक है। वहाँ पे मेरा जो चैनल का नाम है अनंत बायोलॉजी क्लासेस, आप चैनल का नाम देख लीजिए, वही मेरा इंस्टीट्यूट का भी नाम है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सच में अगर ऑफलाइन आप पढ़ना चाहते हैं तो आइए, ऑफलाइन बेसिस मेरा रनिंग है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।